नमो नमो मित्रों। कितना आसान है ना, रोज बिस्तर से उठना, बेकार पड़े रहना, फिर गाली देना सिस्टम को, अवसर को, समाज को, और हर उसको जो व्यक्ति सफल है, जो सफल है उसकी किस्मत को कोसना और यह कहना कि उसकी किस्मत जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो मैं भी कुछ बड़ा कर पाऊँ। यह सब करना और कोसते हुए धरती पर बोझ बने रहना बहुत आसान है, पर अपने बूते कुछ ऐसा करना जिससे स्वयं और समाज दोनों का भला हो, यह बड़ा कठिन है। जो ऐसा कठिन काम करते हैं, संसार में वे रतन टाटा बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है रतन टाटा। इसके पहले कि हम रतन टाटा के बारे में कुछ आगे बढ़ें, हमारी तरफ से, हमारे परिवार के समस्त सदस्यों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, जिन्होंने 86 वर्ष की अवस्था में इस धराधाम को त्याग करके परलोक गमन किया। आइए हम उन्हीं महापुरुष के व्यक्तित्व के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जो हमें जानना आवश्यक है, और जिनको जानने से हमें न केवल प्रेरणा मिलेगी बल्कि हमें बल्कि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी निर्माण कर सकते हैं उसके माध्यम से, जो कि रतन टाटा का अगर सहस्रांश भी हो जाए तो निश्चित रूप से भारत का भाग्य बदल सकता है। तो आइए समझते हैं कि कौन थे रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म भारत ही नहीं, संभवतः दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी के एक व्यापारिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था नवल टाटा, उनकी माता का नाम था श्रीमती सुनी कमिसारीट। उनका जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के थे, और यहाँ भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे न्यूयॉर्क के कार्नेगी विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। 1962 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे टाटा ग्रुप की कंपनी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी कंपनियों के कारोबार का अनुभव प्राप्त करने के लिए शॉप फ्लोर पे काम किया, और 1991 में जब उनके चाचा स्वर्गीय श्री JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद छोड़ा, तो वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, और उस चेयरमैन के पद पर वे 2012 तक रहे। पुनः उन्होंने 2016 से 2017 तक अंतरिम चेयरमैन के पद को धारण किया। रतन टाटा ने जिस समय कंपनी को धारण किया था, उस समय कंपनी का टर्नओवर बामुश्किल $7 बिलियन के बराबर था, और जब उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ा तो उन्होंने कंपनी का टर्नओवर लगभग 40% उसके राजस्व में वृद्धि कर दी थी, और जो उसका लाभ था वो 50% वृद्धि की थी। तो इस तरह की कुशल नेतृत्व के गुणों से भरपूर रतन टाटा जी का व्यक्तित्व था। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का कारोबार नमक, सॉफ्टवेयर, बिजली संयंत्र, स्टील, कार, ट्रक, एयरलाइंस, लाइफस्टाइल आदि क्षेत्रों में फैलाया। आज इस ग्रुप में 30 से अधिक कंपनियां हैं, जो 6 महाद्वीपों के लगभग 100 से अधिक देशों में कारोबार करती हैं। रतन टाटा ने न केवल अपनी पारिवारिक कंपनियों को ही आगे बढ़ाया, उन्होंने बल्कि कुछ नए क्षेत्रों में दुनिया भर की कुछ बड़ी विशिष्ट कंपनियों का भी अधिग्रहण भी किया। इस तरह उन्होंने अधिग्रहण के माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े देशों में टाटा ग्रुप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया, और न केवल अपने ग्रुप का बल्कि अपने ग्रुप के नाम के माध्यम से भारत का भी नाम दुनिया के बड़े बड़े देशों में जन जन तक पहुंचा दिया। कुछ प्रमुख अधिग्रहण जो रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में किए, उनमें से प्रमुख है जैसे टेटलिटी लंदन 2000 में इन्होंने अधिग्रहण किया था। देबू मोटर्स दक्षिण कोरिया की कंपनी है, उसका 2004 में अधिग्रहण किया। इसी तरह से एक एंग्लो डच स्टील कंपनी थी, कोरस स्टील कंपनी, उसका उन्होंने अधिग्रहण किया। इसी के साथ साथ ब्रिटेन की एक कंपनी जगुआर लैंड रोवर जो बनाती है, उसका भी अधिग्रहण किया। बड़ी मज़ेदार बात यहाँ इस जो जगुआर और लैंड रोवर के बारे में, जिसको पढ़ने से उस कहानी को, इसके पीछे की अगर हम कहानी पढ़ें तो रोमांच से रोए खड़े हो जाते हैं। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर से खरीदा था। फोर्ड मोटर का स्वामित्व था जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड पर। यहाँ पर हम जब उस घटना को जानते हैं कि जब टाटा ने अपनी कार कंपनी इंडिका भारत में लॉन्च की, और भारत में डिजाइंड और भारत में ही निर्मित जो पहली कार जो कि इंडिका के रूप में भारतीय मार्केट में आती है, जब उनमें उन्हें अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली, तो वे फोर्ड मोटर के मालिक से एक बार चर्चा कर रहे थे। तो फोर्ड मोटर के मालिक ने उनसे कहा कि जब आप कार व्यवसाय के बारे में जानते नहीं, जब उसको अच्छे से संचालित नहीं कर सकते, तो आपको इसमें कूदना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ऐसा कर करके रतन टाटा जी का मजाक उड़ाया। लेकिन
विधि का विधान देखें, समय का चक्र देखें कि जिस रतन टाटा को कार के व्यवसाय में अनभिज्ञ होने के कारण कार व्यवसाय में नहीं कूदने के लिए फोर्ड मोटर ने कहा और इस तरह से उनका मजाक उड़ाया था, उसी रतन टाटा ने फोर्ड मोटर से जगुआर और लैंड रोवर जैसी कार कंपनी को खरीदा, जो कि उस समय घाटे में चल रही थी, और उसको न केवल खरीदा, न केवल उसका अधिग्रहण किया, बल्कि उनको फायदे में ला करके विश्व के एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में भी स्थापित कर दिया। तो ऐसे थे रतन टाटा। उनका पैशन था कार, उनका पैशन था एरोप्लेन। उन्होंने जब कार के फील्ड में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहा तो उन्होंने देश की पहली कार इंडिका भारत में दी, और इसी के साथ साथ टाटा नैनो के रूप में कार को जन जन तक पहुंचाने का उन्होंने सपना देखा और उस सपने को पूरा भी किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जिस तरह की सफलता उन्होंने टाटा नैनो से अपेक्षा की थी, उस तरह की सफलता टाटा नैनो से उन्हें नहीं प्राप्त हुई। लेकिन वे हार नहीं मानते हैं और अपनी उस असफलता को पीछे छोड़ते हुए इंडिगो, टियागो, हैरियर, पंच और कर्व के रूप में उन्होंने भारतीय कार मार्केट में एक से बढ़कर एक कार ब्रांड्स का प्रवेश कराया, और इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय कार बाजार पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली। और वर्तमान तो ये है कि टाटा इलेक्ट्रिक कार श्रेणी में भारत की नंबर 1 कार कंपनी है। रतन टाटा न केवल अपनी कंपनियों की वृद्धि और उसके विकास में लगे रहे, बल्कि उन्होंने भारत में नए पैदा होने वाले उद्यमियों और उनके द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स को भी खूब सहायता दिया। वे नए उद्यमियों को सहायता देते थे और उन्हें इतना बड़ा बना देने की चाहत उनके मन में थी कि वे हर एक उद्यमी एक रतन टाटा की जैसे रूप हो जाए। उन्होंने पेटीएम को सहायता दिया, ओला इलेक्ट्रिक को सहायता दिया, ऐसे न जाने कितनी कंपनियों को उन्होंने सहायता दिया। और ऐसा करते हुए उन्होंने भारत के व्यवसाय को, भारत के अर्थतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा न केवल एक कर्मचारी व्यवसायी थे, बल्कि वे महान दानधर्मा भी थे। एक एस्टिमेट तो यह कहता है कि रतन टाटा अपनी कमाई का 60% दान कर देते हैं। और कोविड के दौरान उन्होंने भारत सरकार को 2020 में 500 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। ऐसा ही नहीं, धार्मिक कार्यों में भी वे बढ़ चढ़ के योगदान करते थे। एक एस्टिमेट आया हुआ था हाल फिलहाल में कि राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने 18,50,000 रुपए का दान दिया था। न केवल रतन टाटा एक मल्टीफेसेटेड रुचि के स्वामी थे, मतलब बहुमार्गी रुचि के स्वामी थे। उन्होंने न केवल अपना व्यवसाय को, जो पैतृक व्यवसाय उन्हें स्टील और टेल्को का ट्रक बनाने का व्यवसाय जो उन्हें मिला हुआ था, न केवल उस व्यवसाय में वृद्धि की और अपनी कंपनियों को 30 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया, जिसमें लाइफस्टाइल, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि भिन्न क्षेत्र शामिल थे, बल्कि उन्होंने भारत की शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और कुछ ऐसे रिसर्च और इनोवेशन के संस्थान स्थापित करे जो कि आगे चल करके भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिया, और भारत में R&D सेक्टर में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें से प्रमुख बहुत ही महत्वपूर्ण नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है, जो कि हर बार जब महत्वपूर्ण संस्थानों की और टॉप विश्वविद्यालयों की लिस्ट निकलती है तो उसमें टॉप पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रहता है। तो हम रतन टाटा की सोच को सोच सकते हैं कि वो किस तरह से सोचते थे। वे न केवल व्यवसाय, बल्कि उनका मानना था कि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य भारत के अंदर नहीं होगा, जबकि R&D में भारत अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं देगा, तब तक भारत विश्व फलक पर अपनी महत्वपूर्ण पहचान नहीं बना सकता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थानों की स्थापना किया, और इससे भारत के शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इसके माध्यम से। और भारत R&D के सेक्टर में इन संस्थानों के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि रतन टाटा में बड़े सपने देखना और उन्हें समाज को देने का जुनून था। वो बड़े सपने देखते थे और उन सपनों को पूरा भी करते थे, और उनकी अपेक्षा थी कि उन्हीं के जैसे भारत में जितने भी उद्यमी हैं वे बड़े सपने देखें, वे
वे देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें और वे जो भी धनार्जन करते हैं व्यवसाय के माध्यम से उसके मालिक न बने, बल्कि उसके ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए उसके ट्रस्टी माने अपने आप को, और जो भी धनार्जन करते हैं उसको समाज के लाभ के लिए खर्च करें। उनकी इसी सोच का प्रतिफल ये था कि वो अपनी आमदनी का 60% समाज की भलाई में खर्च करते थे। वे न केवल सफल उद्यमी थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे विचारक भी थे। उन्होंने जगह जगह पर अपने कुछ विचार जो कहे हैं उनका उनकी एक श्रृंखला, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहीं कहा था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। उन्होंने एक और जगह कहा कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। हम देखते हैं कि संगच्छध्वम की जो भारतीय परंपरा है उनमें इनका कितना विश्वास रहा है। वे आगे यह भी कहते हैं कि कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका अपना जंग उसे चाहे तो नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसको नष्ट कर सकती है। वे आगे कहते हैं कि मैं हमेशा भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत ही आश्वस्त रहता हूँ और बहुत ही उत्साहित रहता हूँ। मुझे लगता है कि भारत बहुत ही संभावनाओं वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान देश है। वे आगे कहते हैं कि मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल है, लेकिन अगर वह सफलता अधिक निर्दयता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति को तो प्रशंसा कर सकता हूं क्योंकि वह सफल है, लेकिन मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता। तो ऐसे थे हमारे रतन टाटा, जो कि एक बहुत ही विशाल हृदय के, बहुत ही कोमल हृदय के, भारत के भविष्य के बारे में सोचने वाले, गरीबों के प्रति अच्छी भावना रखने वाले और अपने आसपास जितने भी लोग रहें उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा भर देने वाले, ऐसे महान रतन टाटा का, ऐसे पद्म विभूषण रतन टाटा का 9 अक्टूबर सन 2024 अर्थात कल उनका निधन हो गया। ईश्वर इनको सद्गति प्रदान करे। इसी के साथ मैं इस चलचित्र को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।